हेलो फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो में पढ़ेंगे ब्रिटिश नियंत्रण काल और ब्रिटिश शासन एवं मराठा शासन एवं मराठा प्रशासन से संबंधित जितने फैक्ट्स हैं, थ्योरी पोर्शन उसको कंप्लीट करेंगे। मराठों की पराजय के बाद जो छत्तीसगढ़ में मराठों के नियंत्रण वाले क्षेत्र जो है अंग्रेजों के अधिकार में आ गए थे। अप्पा साहब के पतन के बाद जो है 26 जून 1818 को रघुजी तृतीय को नागपुर राज्य का उत्तराधिकारी बनाया गया। रघुजी तृतीय के अल्पवयस्क होने के कारण अंग्रेजों ने उनके संरक्षक के रूप में शासन किया था। 21 मई 1818 को जो है नागपुर के रेजिडेंस जेन किंग्स ने घोषणा की थी कि रघुजी तृतीय की अवयस्कता समाप्त होने तक संपूर्ण मराठा राज्य ब्रिटिश नियंत्रण में रहेगा। ब्रिटिश रेजिडेंस जिनकिंग ने शुभा पद्धति को समाप्त कर दिया था। 1818 में छत्तीसगढ़ पहली बार ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया था। छत्तीसगढ़ के प्रशासन के लिए ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट अधीक्षक की नियुक्ति की गई है, जो कि नागपुर के रेजिडेंट के अधीन होता था। जून 1818 से जो है जून 1830 तक छत्तीसगढ़ में अधीक्षक प्रशासन प्रणाली लागू हुई थी। एवं अंग्रेजों व मराठों के मध्य हुए संधि के अनुसार जो है रघुजी तृतीय के वयस्क होने पर जून 1830 में उसे शासन का अधिकार सौंपा जाएगा, जिसने जो है 1853 तक शासन किया था। ब्रिटिश नियंत्रण काल के दौरान रायपुर को जो पहली बार छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाया गया था। नियंत्रण काल के दौरान ब्रिटिश शासन द्वारा छत्तीसगढ़ में साम्राज्य विस्तार के स्थान पर प्रशासनिक सुधार को प्रमुखता दी गई थी। छत्तीसगढ़ में नियुक्त ब्रिटिश अधीक्षक कौन कौन थे? तो सर्वप्रथम जो ब्रिटिश अधीक्षक थे कैप्टन एडमंड थे। कार्यकाल 1818 ईस्वी था। यह छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक था। इसके समय अप्पा साहब की प्रेरणा से डोंगरगढ़ के जमींदारों ने जो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया, परंतु एडमंड ने जो है खैरागढ़ के जमींदार के सहयोग से विद्रोह को नियंत्रित कर लिया था। कर्नल एंग्लू कार्यकाल 1818 से 1825 था। कैप्टन एडमंड के बाद जो है कर्नल पी वांस एंग्लू को छत्तीसगढ़ का अधीक्षक नियुक्त किया गया था। इसने अपने कार्यकाल में जो है व्यापक प्रशासन परिवर्तन किए हैं। प्रशासनिक परिवर्तन किए हैं। मुख्य घटना थी कि 1818 में छत्तीसगढ़ का मुख्यालय जो है राजधानी रतनपुर के स्थान पर रायपुर को बनाया गया था एवं रायपुर को ब्रिटिश अधीक्षक का मुख्यालय बनाया गया था। 1819 से लेकर 1820 ईस्वी में परगनों का पुनर्गठन करते हुए 27 के स्थान पर 9 परगने बनाए गए थे। इसमें से रायपुर सबसे बड़ा और राजरो जो है सबसे छोटा परगना था। मराठा कालीन पटेल के पद को समाप्त करते हुए अमीन व पांडे नामक 2 पदों का सृजन किया गया था। किसानों को 3 किस्तों में लगान जमा करने की व्यवस्था थी। पुरातात्विक अभिलेख को सुरक्षित रखने की व्यवस्था थी। मुद्रा विनिमय क्षेत्र की विषमताओं को दूर कर उसमें जो है एक रूपता लाने का प्रयास किया गया था। व्यापार में बाधक अनेक जो वांछनीय करों को समाप्त किया गया था। बस्तर व जयपुर परगने के मध्य जो कोटपाड़ संबंधी विवाद को सुलझाने में सफलता प्राप्त हुई थी। विद्रोहियों महारसिया व सावंत भारती पर मुकदमा चलाया। क्षमा याचना पर सजा कम की गई एवं एंग्लू ने जो 1825 में जो अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था। एंग्लू कालीन जो प्रमुख विद्रोह क्या थे? तो 1818 से 25 में जो है गोड़ विद्रोह हुआ था, जो विद्रोह करता था गोड़ राजा धमधा के। एवं 1819 में जो है सोना खान का विद्रोह, राम राय जो था विद्रोह करता था। कैप्टन मैक्सन ने विद्रोह का दमन किया था। 1824-25 में जो पराकोट का विद्रोह था, गेंद से उसका विद्रोही करता था एवं कैप्टन पेबे ने दमन किया था विद्रोह का। कैप्टन हंटर जो है अल्पकालीन कार्यकाल कोई महत्वपूर्ण कार्य का उल्लेख नहीं है। उसके बाद कैप्टन सैंडिस जो है कार्यकाल 1825 से 28 तक था। कर्नल हंटर के बाद जो है कैप्टन सैंडिस को छत्तीसगढ़ का अधीक्षक नियुक्त किया गया। यह पूर्ववर्ती अधीक्षकों से सबसे अधिकार संपन्न था। इसे सैनिक असैनिक शिकार भी सौंपे गए थे। हाँ, इसने जो है सरकारी कामकाज के लिए अंग्रेजी भाषा एवं अंग्रेजी कैलेंडर का प्रयोग किया था। इसने जो है छत्तीसगढ़ में डाक तार के विकास हेतु प्रयास किया था और लोरमी और तरिंगा नामक 2 ताहूत दारी प्रारंभ की थी। बस्तर और करौद राज्य के मध्य विवाद को सुलझाया था। सैंडिस के समय की एक प्रमुख घटना थी कि 1826 की संधि हुई थी, जो रघुजी तृतीय व अंग्रेजों के मध्य संपन्न हुई थी। नागपुर क्षेत्र का शासन प्रयोग के तौर पर रघुजी तृतीय के अधिकारों के लिए यद्यपि अधिकार में दिया गया, यद्यपि छत्तीसगढ़ का अधिकांश क्षेत्र रघुजी तृतीय के प्रभाव से अप्रभावित रहा था। 1827 में जेनकिंग के स्थान पर विल्डर को ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया था। कैप्टन विल्किंसन कार्यकाल जो 1828 से 29 ईस्वी तक कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं है। कैप्टन क्रॉफ्ट जो है कार्यकाल जो है 1829 से 30 तक। कैप्टन विल्किंसन के बाद जो है कैप्टन क्रॉफर्ड ब्रिटिश अधीक्षक नियुक्त हुआ था। यह छत्तीसगढ़ में नियुक्त अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक था। नागपुर में जो ब्रिटिश रेजिडेंस विल्डर और भोसला शासक के मध्य जो है 27 दिसंबर 1829 को हुए नवीन संधि के तहत जो है 6 जून 1830 को जो है रघुजी तृतीय को छत्तीसगढ़ की सत्ता सौंपी गई थी। ब्रिटिश अधीक्षक एवं क्रम क्या था? तो जेन किंग जो है 1827 तक कैप्टन, उसके नागपुर से ब्रिटिश रेजिडेंस है जेन किंग 1827 तक। ब्रिटिश अधीक्षक कौन हुए थे उस समय के? जो है एडमंड, कैप्टन एंग्लू, कैप्टन हंटर हुए थे। उसके बाद उनका कार्यकाल एडमंड का 1818, एंग्लू का जो 1818 से 25 तक, हंटर का जो है 1825। कैप्टन सैंडिस का कार्यकाल 1825 से 1828 तक था। तो कैप्टन जो है जेन किंग के समय में भी थे। उसके बाद विल्डर जो 1827 से ये तक थे। उसके बाद विल्डर जो था 1827 से। तो इसके काल में सैंडिस भी थे, विल्किंग्स थे और क्रॉफ्टर थे। सैंडिस जो 25 से 28 तक थे, विल्किंग्स 1828 तक थे, क्रॉफर्ड जो 1828 से 30 तक थे। उसके बाद मराठा शासन की पुनर्स्थापना 1830 में। आंग्ल मराठा संधि के अनुसार रघुजी तृतीय के वयस्क होने पर जो है जून 1830 में जो है अंग्रेजों ने छत्तीसगढ़ का शासन रघुजी तृतीय को सौंप दिया था। रघुजी भोसले तृतीय शासन काल 1830 से 53 ईस्वी तक। 1830 ईस्वी को कैप्टन क्रॉफ्ट ने भोसला प्रतिनिधि कृष्ण राव अप्पा को छत्तीसगढ़ का शासन सौंप दिया। अब छत्तीसगढ़ को जिला कहा गया एवं प्रशासक को जिलेदार
प्रमुख घटना थी कि सितंबर 1831 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, मुल्तानी ठगों का अंत किया गया था, कैप्टन स्लीमन द्वारा एवं धमधा के गोर जमींदार द्वारा विद्रोह हुआ था, तारापुर का विद्रोह, माड़िया का विद्रोह, बदरगढ़ के जमींदार अजीत सिंह का विद्रोह एवं 11 दिसंबर 1853 को रघुजी तिथि की मृत्यु हो गई थी। इस समय नागपुर के ब्रिटिश रेजिडेंट मिस्टर मैनसन थे। रघुजी तृतीय निसंतान था। इस अवसर पर लाभ उठाकर डलहौजी ने हड़प नीति के तहत 1854 में जो है नागपुर राज्य का विलय ब्रिटिश राज्य में कर दिया था। अंतिम जिलेदार गोपाल राव ने औपचारिक तौर पर अंग्रेजी सरकार के प्रतिनिधि को छत्तीसगढ़ क्षेत्र का प्रशासनिक अधिकार सौंप दिया था। उसके बाद जिलेदार रघुजी तिथि के छत्तीसगढ़ में सूबेदारों के स्थान पर जिलेदारों के माध्यम से शासन किया है। जिलेदार जो शासन संबंधी जानकारी सीधे राजा को भेजता था। छत्तीसगढ़ में नियुक्त निम्न जिलेदार प्रथम था कृष्णराव अपा जो कि प्रथम जिलेदार थे। उसके बाद अमृतराव, सदरुद्दीन, दुर्गा प्रसाद, इंटुक राव, शखाराम बापू, गोविंद राव, उसके बाद गोपाल राव आनंद अंतिम जिलेदार नियुक्त हुए थे। मराठा शासन के पदाधिकारी एक नजर में हम देख लेते हैं कि मराठों के अधीन जो है कचूरी शासन 1741 से 1757 ईस्वी तक। रघुनाथ सिंह जो है शासक थे उस समय। उसके बाद दूसरे मोहन सिंह थे। रघुनाथ सिंह 1741 से 45 तक थे। 1745 से जो है 57 तक थे मोहन सिंह था। प्रत्यक्ष मराठा शासन जो है 1857 से 1788 तक थे। भीमाजी भोसले जो है दूसरा थे चिरमन भोसले। अप्रत्यक्ष मराठा शासन जो है 1788 से 1818 ईस्वी तक थे। वेंकोजी भोसले प्रथम एवं अप्रत्यक्ष मराठा शासन में वेंकोजी भोसले प्रथम, बंपा साहब दूसरी थे। सूबा शासन जो 1788 से लेकर 1888 ईस्वी में सूबेदार कौन थे? तो प्रथम थे महिपत राव, दिवाकर, विठल, दिनकर, भवानी कालू, केशव गोविंद, वेंकोजी पिंडरी एवं धीरो कुलकर, बीकाजी गोपाल, सखा रामहरि एवं सीताराम टाटिया जो है 1817 ईस्वी। यादव राव दिवाकर जो 1817-18। उसके बाद ब्रिटिश अधीक्षक काल जो 1818 से 1830 ईस्वी के अधीक्षक कौन थे? तो कैप्टन एंग्लू, फिर कैप्टन एडमंड, फिर एंग्लू, फिर हंटर, फिर सैंडिस, पांचवें थे विल्किंसन और छठवें थे क्राफ्ट। पुनः भोसला प्रशासन जो 1830 से 1854 ईस्वी। रघुजी तृतीय के शासन काल में नियुक्त जिलेदार कौन थे? तो प्रथम थे अमृतराव, सदरुद्दीन एवं दुर्गा प्रसाद, इंटुक राव, शखाराम बापू, गोविंद राव अपा एवं गोपाल राव आनंद जो थे अंतिम जिलेदार थे। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के आरंभ में जो है भीमाजी भोसले के काल में जो है शासन व्यवस्था कचूरी कालीन शासन व्यवस्था के अनुरूप ही चलती रही। छत्तीसगढ़ के मराठों की जो प्रशासनिक व्यवस्था मूलतः नागपुर के भोसले शासकों के द्वारा स्थापित नियमों पर आधारित थी, पर छत्तीसगढ़ में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर इनमें अनेक परिवर्तन होते रहे। सूबा शासन जो है छत्तीसगढ़ मराठा राज्य का एक सूबा था। सूबे का प्रमुख अधिकारी सूबेदार होता था, जिसके पास सूबे के सैनिक, असैनिक, दीवानी, फौजदारी आदि सभी प्रकार के अधिकार थे। सूबेदारी व्यवस्था के जनक वेंकोजी थे। प्रथम सूबेदार महिपत राव थे। छत्तीसगढ़ के मराठा सूबेदार का मुख्यालय रतनपुर था। सूबेदार खासा और जमींदारी दोनों क्षेत्र के प्रशासन को संभालता था। मराठा कालीन सैनिक व्यवस्था इस काल से जो है संबंधित सैनिक व्यवस्था के संबंध से स्पष्ट जानकारी का अभाव है। ब्लड के अनुसार जो है मराठा सेना का बड़ा हिस्सा बाहर से आए व्यक्तियों पर आधारित था, परंतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोग विशेषकर कृषक अस्थायी सैनिक की भूमिका निभाते थे। मराठा कालीन न्याय व्यवस्था। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के अंतर्गत न्याय व्यवस्था में स्पष्ट नियमों व निश्चित न्यायालयों का अभाव था। अधिकारियों के न्यायिक कार्य क्षेत्र स्पष्ट नहीं थे। सूबेदार जो कमाविजदार गोटिया आदि को जो न्यायिक शक्तियों दी गई थी। अधिकारियों के मध्य न्यायिक व्याख्याओं को लेकर विवाद की दशा में नागपुर शासक का नियंत्रण अंतिम माना जाता था। सूबेदार को मृत्युदंड देने का अधिकार था, परंतु ब्राह्मण व बैरागी मृत्युदंड से मुक्त थे। मराठाकालीन पुलिस व्यवस्था। छत्तीसगढ़ में नियमित पुलिस व्यवस्था का अभाव था। सूचना देने के लिए हरकारों की नियुक्ति की जाती थी। कमाविजदार परगने का प्रमुख पुलिस अधिकारी होता था। शेबंदी जो है कमाविजदार के अधीन होते थे एवं गोटिया पर गांव की सुरक्षा का दायित्व था। यह पर अपराधों की सूचना कमाविजदार को देता था। कोतवाल की भी सुरक्षा अधिकारी होता था। परगना व्यवस्था। सूबेदार विठल दिनकर ने जो है कचूरी कालीन गढ़ व्यवस्था को समाप्त कर छत्तीसगढ़ को जो है 27 परगनों में विभक्त कर दिया था। कमाविजदार परगने का प्रमुख अधिकारी होता था। कमाविजदार को सभी नागरिक एवं सैन्य अधिकार हासिल थे। यहाँ जो है पुराने दीवानों और दाऊ के स्थान पर परगनों में कमाविजदार, फड़नवीस, बड़कर आदि अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। ग्राम गोटिया का पद यथावत बना हुआ था। मराठा कालीन स्थानीय प्रशासन व्यवस्था क्या है? मराठा काल में जो छत्तीसगढ़ में पारंपरिक प्रशासन व्यवस्था बनी हुई थी। स्थानीय व्यवस्था के अंतर्गत गोटियों की भूमिका जो मुख्य होती थी। पंचायतों के पास जो अनेक अधिकार थे, परंतु क्रियान्वयन संबंधी अधिकार स्पष्ट नहीं है। राजस्व व्यवस्था का विवरण जो है मराठा काल में जो राजस्व व्यवस्था अधिकाधिक लाभ की नीति पर आधारित था। मराठा शासन के समय क्षेत्रों का प्रमुख विभाजन जो है खासा क्षेत्र तथा जमींदारी क्षेत्र के रूप में था। इनमें से खासा क्षेत्र जो है प्रत्यक्ष रूप से मराठा शासन के अधीन था, जबकि जमींदारी क्षेत्र का शासक जमींदारों के अधीन था। इसके एवज में उन्हें मराठों को निश्चित कर टकोरी का भुगतान करना पड़ता था। मराठा काल में जो है भूमि को 2 भागों में विभाजित था। खासा क्षेत्र जमींदारी क्षेत्र। प्रत्यक्ष मराठा शासन था वो था खासा क्षेत्र। अप्रत्यक्ष शासन वाला जमींदारी क्षेत्र। नवीन व्यवस्था में छत्तीसगढ़ में 2 प्रकार के भू राजस्व कर थे, भूमि कर एवं अतिरिक्त कर। किसानों में लगान का निर्धारण हल संख्या के आधार पर किया जाता था। तालुकदारी व्यवस्था का छत्तीसगढ़ में कहीं पर तालुकदारी व्यवस्था लागू की गई थी, जिसमें भूमि को एक प्रकार से ठेकेदारी पर निश्चित
निश्चित समयावधि के लिए दिया जाता था। अवधि की समाप्ति के बाद या तो इनका नवीनीकरण होता था या फिर समाप्त कर दिया जाता था। छत्तीसगढ़ में 2 तालुकदारी क्षेत्र थे, तरेंगा दुर्ग एवं लोरमी मुंगेली। ताहूतदारी व्यवस्था क्या है? अनउपजाऊ, बंजर व त्यागी गई भूमि को प्रभावशाली लोगों के माध्यम से कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने की व्यवस्था जो थी, ताहूतदारी कहलाती थी। ताहूतदारी व्यवस्था कहलाती थी। ताहूतदारी व्यवस्था का निर्माण जो है शेंडिस के काल में निर्मित हुई थी, लोरमी एवं तरेंगी। उसके बाद रघुजी तिथि के काल में निर्मित हुई थी, सिरपुर एवं लवन। चार्ल्स इलियट के काल में निर्मित हुई है, संचारी, खल्लारी, सिहावा। मराठा कालीन कर एवं विवरण। टकोली क्या होता था? मराठों द्वारा निर्धारित राशि या जमींदारी टैक्स जो है टकोली कहलाता था। साया जो आयात निर्यात पर जो कर लगता था वो शायर कहलाता था। गैर कृषक वर्ग से कर जो लिया जाता था, परिवार की आय का 10% होता था, उसको पटरी कहते थे। मारक द्रव्यों पर लगने वाला कर कलारी कहलाता था। मराठा कालीन एक प्रकार का जो जुर्माना होता था उसको सेवई कहते थे। उपहार या अन्य कर क्या थे? रक्षा बंधन के अवसर पर कमाविजदार को दिए जाने वाले उपहार को टीका और नजराना कहते थे। ब्राह्मणों को दिए दान किए गए गांवों को जो है मोकासा कहते थे। घरों पर लगाया गया टैक्स जो है पट्टी कहलाता था। खासा जमीन पर जो टैक्स था वो महल कहलाता था। आयात एवं आयातित अनाज पर प्रति गाड़ी 3 पयाली के दर से जो लिया जाता था वो जमादारी टैक्स था। खालसा जमीन पर जो टैक्स था महल कहलाता था। घरों पर लगाया गया टैक्स जो है पट्टी कहलाता था। ब्राह्मणों को दान दिए गए गांव जो मोकासा कहलाता था। भोसला प्रशासन के प्रमुख अधिकारी कौन थे? तो कलचुरी कालीन व्यवस्था में कोई बड़ा मौलिक परिवर्तन नहीं किया गया था, पर अनेक नवीन पदों का सृजन किया गया था। सूबेदार जो है छत्तीसगढ़ सूबे का सर्वोच्च अधिकारी थे। यह सूबे का प्रमुख था, जिसे सैनिक, असैनिक, दीवानी, फौजदारी तथा माल विभाग संबंधी समस्त अधिकार प्राप्त थे। नागपुर के मराठा शासक द्वारा निर्धारित राशि अदा करने की शर्त पर सूबेदार की नियुक्ति की जाती थी। कमाविजदार या परगने का प्रमुख अधिकारी होता था। इसके पास परगने से संबंधित सभी अधिकार जैसे कि सैनिक, असैनिक, दीवानी, फौजी, माल संबंधी अधिकार 200 से 500 रुपये प्रति वर्ष वेतन के रूप में इन्हें प्राप्त होता था। इनकी आमदनी के अन्य कई स्रोत भी थे। जिलेदार जो सूबेदार के स्थान पर 1830 से जो है 54 तक नियुक्त पदाधिकारी को जिलेदार कहते थे। फडणवीस यह आय व्यय का हिसाब रखता था। प्रत्येक परगने में इसकी नियुक्ति होती थी। वरिष्ठ फडणवीस सूबेदार के कार्यालयों में नियुक्ति होता था। इनका सहायक जो है नवाब फडणवीस होता था। पोतदार यह खजान का हिसाब किताब रखता था। बढ़कर जो है कमाविजदार को परगने की सामान्य स्थिति, फसल की दशा एवं अन्य सूचना भेजता था। बरार पांडे का है, यह प्रत्येक गांव का दौरा कर लगान संबंधित दस्तावेज तैयार करता था। गांव का लगान विवरण एकत्र कर कमाविजदार को भेजता था। पंडरी पांडे क्या था? मादक द्रव्यों से होने वाली आमदनी का हिसाब रखता था एवं जो है माल चपरासी ये कमाविजदार के अधीन कार्य करते थे। शासकीय संपत्ति की सुरक्षा, चौकीदारी, अपराधियों की खोज खबर, कर वसूली एवं राजस्व संबंधी कार्यों में जो है सहायता करता था। गौटिया जो है कलचुरी काल के बाद भी गौटिया का पद नियमित बना हुआ था। परगने का कमाविजदार गौटिया को नियुक्ति पत्र देता था। किसी भी जाति या वर्ग के लोगों को इस पद पर नियुक्त हो सकते थे। गौटिया का जो पद था बाद में आनुवंशिक हो गया था एवं कलचुरी कालीन इस पद के कर्तव्यों तथा अधिकारों में जो मराठों ने परिवर्तन नहीं किया था। सेबंदी क्या है? परगने में कमाविजदारों के अधीन पद पुलिस विभाग से संबंधित था एवं अमीन जो थे ब्रिटिश नियंत्रण काल में एंग्लो के समय में सृजित यह परगना स्तर का जो है राजस्व अधिकारी था, पर इसे कमाविजदार के नियंत्रण से स्वतंत्र रखा गया था। यह जो है राजस्व संबंधी विवरण अधीक्षक को देता था। पांडे जो है ब्रिटिश नियंत्रण काल में एंग्लो के समय में सृजित पद था एवं अमीन की सहायता के लिए नियुक्त राजस्व विभाग का अस्थायी कर्मचारी जो है पांडे कहलाता था। ग्राम स्तर के अधिकारी का थे तो गौटिया जो है कलचुरी काल से पदाधिकारी, लगान वसूली, सामान्य निगरानी आदि प्रमुख कार्य थे। गौटिया के चौहान जो है ग्राम रक्षक, यह गौटिया के नियंत्रण में कार्य करता था। चौहान पटेल जो है मराठा काल में सृजित कर राजस्व वसूली में गौटिया की सहायता करता था। कृषि भूमि में सुधार का प्रयास करता था तथा अपने कार्यों के एवज में वेतन के अलावा लाभांश प्राप्त करता था। यह पद जो है मुख्यतः महाराष्ट्रियन ब्राह्मणों को दिया गया। यह पद आनुवंशिक नहीं था और न ही इसे बेचा जा सकता था। एंग्लो ने इस पद को अनावश्यक व किसानों पर भार स्वरूप मानकर समाप्त कर दिया था। कोटवाल जो है इनकी नियुक्ति शासन की ओर से की जाती थी। पारिश्रमिक के रूप में गांव में एक खेत, अनाज आदि मिलता था। मराठा काल में जो है आर्थिक दशा क्या था? तो छत्तीसगढ़ की आर्थिक दशा कलचुरी काल में उन्नत दशा में थी, परंतु मराठा काल में अत्यंत शोषण एवं उपनिवेशवादी नीति के कारण यहाँ की आर्थिक दशा बिगड़ती चली गई। इसका वर्णन जो है अंग्रेज अधिकारियों ने किया है। अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि था। विनियमन एवं मापतौल सिक्कों का प्रचलन सीमित था। विनिमय के सामान्य कौड़ियों का प्रयोग होता था। कौड़ियों का प्रचलन समाप्त होने पर रुपया जारी किया गया। इसमें रघुजी का रुपया, जबलपुरी रुपया, चांदी रुपया, जरी, पटका इत्यादि सिक्के थे। अनाज के माप तौल के मापक थे। कौड़ियों एवं तौल के मान निम्नलिखित थे। अनाजों के माप तौल के लिए जो है 2 फोहाई के लिए 1 अधेलिया, 2 अधेलिया 1 चौथिया, 1 4 चौथिया 1 काठा कहलाता था। 4 पायली जो है 1 काठा कहलाता था। 20 काठा 1 खंडी कहलाता था। 20 खंडी 1 गड़ा कहलाता था। 5 गंडा जो है 1 कोरी, 20 कोरी 1 दोगानी, 16 दोगानी 1 रुपया कहलाता था। तौल के लिए मान क्या था? ये कौड़ियों के मान थे। उसके बाद तौल के लिए मान क्या था? तो 5 सेर 1 पसेरी, 8 पसेरी बराबर 1 मन होता था।
छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश प्रशासन क्या थे, तो 1854 में जो है नागपुर राज्य का विलय हो गया था। 11 दिसंबर 1853 को रघुजी तिथि की मृत्यु के पश्चात ब्रिटिश रेजिडेंट मिस्टर मेंसन ने डलहौजी की हड़प नीति के तहत 1854 में नागपुर राज्य का विलय ब्रिटिश राज्य में कर दिया था। 13 मार्च 1854 को नागपुर राज्य ब्रिटिश शासन का अंग बन गया था। ब्रिटिश अधिकृत नागपुर का प्रथम कमिश्नर जो मेंसल को बनाया गया था। छत्तीसगढ़ सूबे को एक जिला बनाकर यहाँ डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी। 1855 में चार्ल्स इलियट को छत्तीसगढ़ का डिप्टी कमिश्नर बनाया गया था। यह नागपुर में नियुक्त कमिश्नर के अधीन होता था। 1 फरवरी 1855 को जो है अंतिम जिलेदार गोपाल राव आनंद ने छत्तीसगढ़ का प्रशासन ब्रिटिश प्रतिनिधि इलियट को सौंप दिया था। डिप्टी कमिश्नर के सहयोग हेतु अतिरिक्त सहायक कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी। यह पद जो है केवल भारतीयों के लिए सुरक्षित था। गोपाल राव आनंद को है बिलासपुर तथा मोबिन उल हसन को रायपुर का अतिरिक्त सहायक कमिश्नर बनाया गया था। नागपुर राज्य के अंतर्गत जो छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर व बस्तर क्षेत्र की भी सम्मिलित थे। 1855 से लेकर 1855 से लेकर 1947 तक छत्तीसगढ़ का क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन रहा था। मध्य प्रांत का गठन 2 नवंबर 1861 में जो है मध्य प्रांत का गठन हुआ था। नागपुर राज्य के क्षेत्रों को मिलाकर जो है 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ क्षेत्र भी शामिल था। 1861 में ही रायपुर और बिलासपुर को जो 2 जिले का दर्जा मिला था और 1862 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन हुआ था। 1861 को रायपुर और बिलासपुर जिले का दर्जा मिला था। 1862 को छत्तीसगढ़ को एक संभाग का दर्जा मिला था। छत्तीसगढ़ संभाग के अंतर्गत रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर 3 जिले रखे गए थे। सेंट्रल प्रोसेसिंग एवं बरार क्या है 1903 में जो है बरार को ब्रिटिश राज्य में शामिल किया गया। इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग का हिस्सा बनाया गया था। इसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग का नाम बदलकर सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार कर दिया गया। राज्य का पुनर्गठन 1905 में बंगाल प्रांत एवं सेंट्रल प्रोसेसिंग का पुनर्गठन किया गया। बंगाल प्रांत से सरगुजा, उदयपुर, जसपुर, कोरिया, चांगबका, जासो का नियंत्रण मध्य प्रांत को सौंपा गया। छत्तीसगढ़ संभाग के संबलपुर जिले में बामड़ा, रेढाखोर, पटना, सोनपुर, कालाहांडी क्षेत्र बंगाल प्रांत में मिल गया। प्रशासनिक एवं न्यायिक व्यवस्था का संभाग स्तर पर एक कमिश्नर तथा प्रत्येक जिले में डिप्टी कमिश्नर नियुक्त था। दीवानी एवं फौजदारी न्यायालयों की व्यवस्था की गई थी। तहसील जो ब्रिटिश राज्य में शामिल करने के पश्चात तहसीलदारी व्यवस्था को अपनाया गया था। इलियट ने जो छत्तीसगढ़ में तहसीलदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी। प्रारंभ में 3 तहसील रायपुर, धमतरी व रतनपुर बनाए गए थे। बाद में धमधा, नवागढ़ और दुर्ग को भी तहसील का दर्जा मिला था। इसका प्रमुख अधिकारी होता था तहसीलदार होता था। यह पद भारतीयों के लिए सुरक्षित था। प्रमुख कर्मचारी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सियान, विश एवं कानूनगो, मुहर्रिर आदि थे। परगना क्या था, परगने को तहसील से नीचे रखा जाता था। डिप्टी कमिश्नर से 1855 में परगने का पुनर्गठन किया। अब परगनों का प्रमुख नायब तहसीलदार कहलाने लगा था। सहायक कमिश्नर, अतिरिक्त सहायक कमिश्नर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार को न्यायिक अधिकार सौंपे गए थे। 1856 में जो है नायब तहसीलदार का प्रमुख कार्य राजस्व वसूली करना निर्धारित किया गया था। उन्हें जो न्यायिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। संभाग में सबसे वरिष्ठ न्याय अधिकारी के रूप में डिस्ट्रिक्ट व सेशंस जज नियुक्त होता था, जिसका मुख्यालय रायपुर में होता था। विशेष क्या था, तो 1857 के क्रांति के दौरान रायपुर के डिप्टी कमिश्नर को रायपुर का कमिश्नर नियुक्त किया गया था। पुलिस और जेल व्यवस्था, प्रत्येक जिले में जो पुलिस अधिकारों की अधीक्षकों की नियुक्ति की जाती थी। छत्तीसगढ़ में 4 भागों रायपुर सरहद, रायपुर तहसीलदारी, रतनपुर तहसीलदारी, धमतरी तहसीलदारी में बांटा गया था। 1858 में जो पुलिस मैनुअल लागू किए गए थे। जमींदारी क्षेत्र में जो पुलिस की व्यवस्था जमींदारों द्वारा की गई थी। रायपुर में एक केंद्रीय जेल का निर्माण किया गया था। अप्रैल 1858 में जो कैदियों हेतु जेल में ही भोजन की व्यवस्था की गई थी। राजस्व व्यवस्था, ब्रिटिश काल में संपूर्ण राजस्व क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। खासा क्षेत्र यह माल गुजार के अधिकारों में होता था। अंग्रेजी प्रशासन के अंतर्गत गोटिया अब माल गुजार कहलाते थे। जमींदारी क्षेत्र यह जमींदारी के अधिकारों से होता था। यह अपने क्षेत्र के गांवों के लिए निर्धारित राजस्व की राशि सरकार को देता था। ताहूदारी क्षेत्र जो है सिहावा, कलारी और संजारी 3 नई ताहूदारी 1858 में बनाया गया था। यह व्यवस्था अधिक सफल न हो पाई थी। 1 जून 1856 से संपूर्ण आय को 4 भागों में बांटा गया था। भू राजस्व, आबकारी, सायर एवं पंडरी। त्रिवर्षीय व्यवस्था क्या थी, तो छत्तीसगढ़ में राजस्व 2 त्रिवर्षीय 1855 से 57 एवं 1859 से 61 व्यवस्था लागू की गई थी। यह व्यवस्था 1855 से 1861 तक जारी की गई थी। दस्तूर उल अमल, राजस्व मामले से संबंधित समस्याओं के निदान हेतु निर्मित नियमावली को लागू किया जाता था। भू राजस्व, इसका निर्धारण हल संख्या के आधार पर होता था। लाटा बाटा व्यवस्था क्या थे, चीशम के अनुसार इस व्यवस्था में मुख्यतः खेतों को परस्पर बदला जाता था ताकि किसान बारी बारी से उपज जमीन का जो है उपयोग कर सकें, उपजाऊ जमीन का उपयोग कर सकें। व्यवस्था के पीछे मूल कारण था उत्कृष्ट भूमि पर हर व्यक्ति का समान अधिकार हो। कोई किसान जो है आवंटित भूमि को अधिकतम 12 वर्षों तक ही अपने अधिकार में रख सकता था। जमीन पुनर्वितरण में काश्तदार, जमींदार, गोटिया की भूमिका होती थी। यातायात व्यवस्था क्या थी, तो सड़कों के देखभाल हेतु कैप्टन फॉरेस्टर की नियुक्ति की गई थी। 1862 में ग्रैंड ईस्टर्न रोड का निर्माण किया गया था। 1880 में जो है राजनांदगांव नागपुर के मध्य मीटर गेज रेलवे लाइन की नींव रखी गई थी, जो 1882 में प्रारंभ की गई थी।
इसका नाम नागपुर छत्तीसगढ़ रेलवे तथा मुख्यालय नागपुर में था। प्रारंभिक तौर पर कालग्रस्त क्षेत्रों में अनाज परिवहन के लिए प्रयोग किया जाता था। 27 नवंबर 1888 को जो नागपुर राजनांदगांव के मध्य जो है ब्रॉड गेज रेल सेवा प्रारंभ की गई थी। 1900 में बिलासपुर रेल मंडल का गठन तथा यहाँ क्षेत्र जो है कलकत्ता मुख्यालय के अधीन था। डाक व्यवस्था का रायपुर में प्रथम डाक घर की स्थापना की गई थी। पोस्ट मास्टर के रूप में स्मिथ जो है 1854 से 61 की नियुक्ति 61 तक जो जिनका कार्यकाल था स्मिथ की नियुक्ति की गई थी। डाक टिकट जारी करने किए गए जिसमें जो रानी विक्टोरिया का चित्र होता था। जिला स्तर पर डाक व्यवस्था के निरीक्षक हेतु दफेदार नियुक्त होता था। विनिमय प्रणाली क्या होती थी? तो विनिमय प्रणाली 1 मई 1855 को कंपनी द्वारा सिक्का जारी किया गया था। सिक्के के बदले के लिए 6 माह का समय दिया जाता था। सिक्कों को बदलने के लिए विनिमय अनुपात 1 नागपुरी सिक्का बराबर 100 कंपनी सिक्का रखा गया था। 5 जून 1855 से नागपुरी रुपये के बदले कंपनी द्वारा जारी सिक्के को मान्यता प्राप्त हुई थी। शिक्षा व्यवस्था के 1893 में है राजकुमार कॉलेज की स्थापना रायपुर में हुई थी। 1910 में जो है शिक्षा विभाग की स्थापना हुई थी। 1913 में जो है लॉरी स्कूल प्रारंभ किया गया था। 1938 में जो है छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना हुई थी। इस प्रकार से फ्रेंड्स मराठा एवं पुनः मराठा एवं ब्रिटिश को जो यहाँ पे व्यवस्था थी उसका जितना भी थ्योरी पर्सन पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लोग मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर माय वीडियो।